हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों हम वैदिक काल के विषय में पढ़ रहे थे। वैदिक काल दो पार्टों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हमने पूर्व वैदिक काल के विषय में पढ़ लिया था इसके प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसके PDF नोट्स हिंदी में प्राप्त हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के विषय में। उत्तर वैदिक काल का टाइमलाइन था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु था, सरस्वती नदियों के बीच में था, जो बाद में वे पूरे भारत उत्तर भारत में फैल चुके थे। उत्तर वैदिक काल की समयावधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। यह युग आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास, अभ्युदय और उत्कर्ष का समय था। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ जैसे आरण्यक, उपनिषद आदि प्रमुख हैं। लौह युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा गया है, मतलब जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह लौह युग के स्टार्टिंग का समय रहा होगा। इसके साक्ष्य भी मिले हैं। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रदूसर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया है। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब तक आ गया है। 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंग राज्य से परिचित थे। तत्पद ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा जो नर्मदा नदी है और सदानीरा जो गंडक नदी है, उनका उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में कुछ पर्वतों का भी उल्लेख मिलता है जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। अब देखते हैं वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था। सबसे पहले हम परिवार के विषय में देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में कौटुंबिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। ऐसा पूर्व वैदिक काल में भी था। गृहपति का घर में बहुत ज़्यादा सम्मान होता था। दूसरा है वर्णाश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में वर्णाश्रम व्यवस्था विकसित हो गई थी। समाज चार भागों में बढ़ चुका था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जन के आधार पर व्यवसाय और सामाजिक स्थिति निर्धारित होने लगी थी। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता था। शूद्र की स्थिति दयनीय थी। वैसे आम लोग थे, उन्हें कृषि, व्यापार, पशु आदि का कार्य मिला। वैसे कर देते थे। द्विज को उपनयन संस्कार करने का अधिकार था, मतलब शूद्र को ये उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। चौथा वर्ण जनेऊ और गायत्री मंत्र के उच्चारण से भी वंचित था। अब स्त्रियों की दशा देख लेते हैं। मेन टर्निंग पॉइंट यही था स्त्रियों की दशा में। उत्तर वैदिक काल में समाज में नारियों की स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया था। नारियों के सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आई थी। महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार और गायत्री मंत्र वर्जित थे। महिलाएं समानता निचले पायदान पर आती थी। कुछ महिलाएं धर्मशास्त्री थी, पर आमतौर पर महिलाओं को कमजोर और पुरुषों के अधीन माना जाता था। जबकि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, वो धार्मिक सभाओं में भी जाती थी। लेकिन अब उनकी सारी छूटें बंद कर दी गई थी। अब देख लेते हैं भोजन, वस्त्र, आभूषण और मनोरंजन के साधन क्या क्या थे इस काल में। इस काल में भोजन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इस युग में मांस का सेवन बुरा समझा जाता था। वस्त्रों में कंबल और साल का वर्णन मिलता है। जूतों का सही प्रयोग किया जाता था। सोने के अतिरिक्त चांदी का प्रयोग भी आभूषण के रूप में होता था। खेल, शिकार आदि इनके प्रमुख मनोरंजन के साधन होते थे। शिक्षा देख लेते हैं। इस काल में शिक्षा में काफी विकास हुआ। गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले पहले ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना होता था विद्यार्थी को, और वह द्विज कहलाता था। अधिकांश अध्यापन कार्य मौखिक होता था। विद्यार्थी के शारीरिक और मानसिक विकास पर मुख्यतः जोर दिया जाता था। अब हम राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक जीवन देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक कबीलाई सभाओं का महत्व कम हो गया। सभा और समिति के कार्यों का स्वरूप बदल दिया गया। अब ये उच्च वर्गों द्वारा नियंत्रित होते थे। महिलाओं को इन सभाओं से वर्जित कर दिया गया था। इनमें अब योद्धाओं और ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया था। पूर्व वैदिक काल में महिलाएं भी इसमें सम्मिलित होती थी, और लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं हुआ। इसमें परिवर्तन आ गया। राजा की शक्ति बढ़ा दी गई थी। कबीले के अधिकार को सीमित कर दिया गया था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में राजा के चुनाव के संकेत मिलते हैं। शारीरिक और अन्य विशेषताओं में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को राजा चुना जाता था। कबीले का जो व्यक्ति बस्तियां बसाता था, खेती में कुशल था तथा युद्ध में पारंगत होता था, उसे ही कबीले का मुखिया चुना जाता था। राजा विष नामक अपने परिजनों से या आम लोगों से स्वैच्छिक उपहार के रूप में बलि प्राप्त करता था। धीरे धीरे ये स्वैच्छिक उपहार आवश्यक हो गए तथा अब उनको बलपूर्वक वसूला जाने लगा। राजा के प्रभाव को अनुष्ठानों द्वारा सुदृढ़ किया जाता था। वे राजसूय यज्ञ करते थे जिसमें सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती थी। वे अश्वमेध यज्ञ करते थे। जिस क्षेत्र में घोड़ा बिना किसी रुकावट के पहुंच जाएगा, उस क्षेत्र पर राजा का अधिकार हो जाता था। वे वाजपेयी तथा दौड़ भी करते थे। इस काल में कर, नजराना आज सामान्य हो गया था। इन्हें संग्रहित्री नामक अधिकारी के पास जमा किया जाता था, जो राजा के सहायक होते थे।
राजा के कर्तव्यों के निर्वहन में पुजारी सेनापति आदि सहयोग करते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के समय कबीले की इकाइयों को इकट्ठा किया जाता था। राष्ट्रों की सैन्य शक्ति उनके विकास का प्रमुख कारण थी। हम देख लेते हैं धार्मिक जीवन वहाँ का कैसा था। उत्तर वैदिक कालीन धर्म की प्रमुख विशेषता यज्ञों की जटिलता एवं कर्मकांडों की दुरूहता थी। यज्ञों में मंत्रोच्चारण पर बल दिया गया, लेकिन पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं था। इसमें ये परिवर्तन हो गया, उत्तर वैदिक काल में मंत्रोच्चारण पर बल दिया गया। इसके लिए पुरोहितों का उदय हुआ। ऋग्वेद के मंत्रोच्चारण करने वाले पुरोहित को होत्र, सामवेद का जो करता था उसको पुरोहित को जो पुरोहित करता था उसका गायन उसको उद्गाता। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को पुरोहित को अथर्वयु तथा अथर्ववेद के नियमों के अनुसार यज्ञ का निरीक्षण करने वाले को पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के धार्मिक जीवन में मुख्यतः तीन परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। पहला, देवताओं की महत्ता में परिवर्तन आ गया था। इस काल में ऋग्वैदिक कालीन जो देवता मतलब इंद्र, अग्नि, वरुण आदि का महत्व कम हो गया था, बहुत कम ही उनका पूजन होता था। इस काल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। रुद्र, जिन्हें ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता माना गया था, इस काल में उनकी पूजा शिव के रूप में होने लगी। पूषण पशुओं के देवता माने जाते थे, अब वे शूद्रों के देवता बन गए थे। मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया था। दूसरा है पूजा की विधियों में अंतर। इस काल में आराधना या पूजा की विधियों में बहुत अंतर आया। स्तुति पाठ पहले की तरह ही होते थे, पर अब यज्ञ करना अति महत्वपूर्ण हो गया था। यज्ञ सार्वजनिक तथा निजी मतलब घर में भी करते थे लोग, दोनों रूप में पाए गए हैं। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, जिससे पशुधन ह्रास होता था। अतिथियों को गोहंता कहा जाता था और वे मांस का सेवन करते थे। यज्ञ में दान के रूप में गाय, सोना आदि दिए जाते थे, पर भूमि दान का प्रचलन अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। तीसरा हम देखते हैं धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन। सतपथ ब्राह्मण में पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। अब आर्यों के लिए लौकिक उद्देश्यों के साथ पारलौकिक उद्देश्य भी महत्वपूर्ण हो गए थे। अब हम देख लेते हैं वहाँ का आर्थिक जीवन, आर्थिक स्थिति उत्तर वैदिक कालीन की कैसी थी। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में आर्यों के आर्थिक जीवन में पर्याप्त प्रगति हो गई थी। हम देखते हैं कृषि कैसी थी वहाँ की, जो अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। पूर्व वैदिक काल में भी यही था। सतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधित जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख मिलता है। आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। भूमि जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। जौ, चावल, गेहूं, उड़द, मूंग, तिल, मसूर आदि अनाज प्रमुख रूप से उगाए जाते थे। वर्ष में 2 बार फसलें भी उत्पन्न की जाती थी। गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था। पशुपालन देख लेते हैं कैसा था वहाँ का। इस काल में आर्यों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। हल चलाने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। इस काल में गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, गधा आदि के साथ साथ हाथी भी पाले जाते थे। इस काल में अधिक से अधिक गाय पालना वैभव का प्रतीक था। उद्योग एवं व्यवसाय। उत्तर वैदिक काल में कृषि और पशुधन के अतिरिक्त अनेक प्रकार के उद्योगों और व्यवसायों के बारे में जानकारी तात्कालिक साहित्यों के द्वारा प्राप्त होती है। समाज में शिकारी, मछुआरे, कुम्हार, सोनार, धोबी तथा अन्य कुटीर उद्योगों से संबंधित लोग रहते थे। वस्त्र निर्माण उद्योग प्रमुख रूप से किया जाता था। व्यापार एवं वाणिज्य। उत्तर वैदिक काल में स्वदेशी एवं विदेशी दोनों ही प्रकार के व्यापार प्रचलित थे। वैदिक ग्रंथों में समुद्री यात्रा का भी वर्णन है, जिससे बाहरी व्यापार का संकेत मिलता है। साधारणतः व्यापार विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। इस काल की मुद्रा को शतमान कहा जाता था। मुद्राओं का नियमित प्रचलन नहीं हुआ था। इन मुद्राओं का प्रयोग माप की इकाई के रूप में होता था। व्यापार फन द्वारा होता था। धातुओं का ज्ञान। इस काल में आर्यों को धातु का ज्ञान और अधिक हो गया था। स्वर्ण व लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य टीन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। धातु शिल्प भी उद्योग बन चुका था। धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। तांबे को गलाकर बहुत सी वस्तुएं तथा आभूषण, मूर्तियां आदि बनाई जाती होंगी। इस प्रकार की पद्धति से उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में ऋग्वैदिक काल की तुलना में बहुत सुधार हुआ था, पर इस काल में भी अर्थव्यवस्था का स्वरूप निर्वाह एवं ग्रामीण बना रहा। लोहे के संबंध में श्याम अयस्क तथा कृष्ण अयस्क का उल्लेख मिलता है। लौह साक्ष्य सबसे अधिक अतरंजी खेड़ा में प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हमारा वैदिक काल आज पूरा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर लिंक दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन करें।